नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आप सबका स्वागत है। अशोक भाई, नमस्कार। अब तो जैसा है ना कि आज आप धनखड़ जी को छोड़ के उन्होंने ऐसा रायता फैलाया है, उन्होंने फैलाया कि बीजेपी ने फैलाया, मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग और कुछ बात कर सकते हैं। कभी कभी ये भी लगता है क्या ये बात है, मतलब ये धनखड़ जी के साथ जो हुआ उससे मेन मुद्दे पीछे रह जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन धनखड़ जी से ये सारे तार जुड़े हुए हैं। हाँ। धनखड़ का इस्तीफा कोई नॉर्मल देश का नहीं है, ये बहुत एबनॉर्मल है, क्योंकि एक व्यक्ति की तबीयत 4:06 तक ठीक रहती है और उसके बाद 1 मिनट में गड़बड़ होती है और उससे कहा जाता है कि इस्तीफा, और वो इस्तीफा दे देते हैं। ये पूरा जो जो है उस पे अब तो काफी कुछ आ गया, अब तो पब्लिक डोमेन में भी आ गया कि ये सारा मामला जस्टिस वर्मा को या शेखर यादव को बचाना है कि जस्टिस वर्मा को फंसाना है, इस सारे के बीच ही घूम रहा है। ये एक चीज ये भी देखने वाली है कि ये जो हमारे धनखड़ साहब हैं, ये इतना पीछे क्यों वर्मा जी के लग गए थे। कभी कभी लगता है अति भक्त चौरई लक्षणम, उनको उनके पैसे से क्यों था, क्योंकि पैसा तो नहीं बड़ा है और किसी का है, नहीं किसी बड़े आदमी का पैसा। देखिए तो क्या अब हुआ। अशोक भाई, आपका जो आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए एक अनयूजुअल चीज है और नुकसान तो मतलब देश का हो रहा है इसमें। देखिए धनखड़ साहब खुद लॉयर थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, उन्होंने प्रैक्टिस भी की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए डिग्री ली। तो लीगल से उनके अपने प्लस माइनस हो सकते हैं। लव हेट के रिलेशन, कुछ लोगों के साथ प्यार के, कुछ लोगों के साथ नफरत के संबंध हो सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पे रहने के बाद उन्होंने जो न्यायपालिका के खिलाफ एक फ्रंट खोल दिया था और सरकार इस बात से असहज थी। उनके इस फ्रंट से उन्होंने फ्रंट सरकार के कहने पे खोला या अपने बलबूते पे खोला। खासकर न्यायपालिका, पार्लियामेंट सुप्रीम है, न्यायपालिका कोई औकात नहीं रखती। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भाई कोई संविधान के ऊपर नहीं है, सब संविधान के नीचे ही काम कर रहे हैं, आप भी है और हम भी है, और हम संविधान के कस्टोडियन हैं। बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन वर्मा जी के मामले में जो उन्होंने ब्रीफ एक्सीड किया, वर्मा जी के मामले में उन्होंने कहा कि अरेस्ट क्यों नहीं हुए, बहुत सारी बातें की। और जब वो सारी बातें हुई तो कहीं ना कहीं ये सरकार वर्तमान में न्यायपालिका के साथ पंगा लेना नहीं चाहती, न्यायपालिका के साथ बहुत संभल के रहना चाहती। पिछले 2 दिनों में जो न्यायपालिका ने डिसीजन लिए हैं वो इस सरकार के लिए कहीं ना कहीं घातक हो रहे हैं। एक डिसीजन ईडी को लेके लिया कर्नाटक के मामले में, और उसके मैं बता दूं कि उसमें जब ईडी अपना एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट से वापस निकालना चाहती थी, उन्होंने कहा कि फिर हम उसको वापस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन वापस लेने नहीं दी, उस पर डिसीजन दी, तो वो साइटेशन हो गया, साइटिंग हो गया केस का। अब आप किसी भी पॉलिटिकल केस में यूं ही समझ नहीं दे पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है उसमें। दूसरा केस जो है वो कल डिसाइड हुआ और वो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। पता नहीं गोदी मीडिया तो इसको छपाएगा नहीं, लेकिन काफी जगह पे वो कैसा अननोटिस रह गया। आपको याद होगा कि जब ये एसआईआर का मामला जब चल रहा था कोर्ट में धुलिया जी के बेंच पे, तब धुलिया जी ने बात करते करते ये भी कह दिया था चुनाव आयोग को कि फिर एक बार आप नोटिफिकेशन जारी करोगे तो फिर हमारे हाथ बंधे रह जाएंगे। वो 1952 का एक केस है और 1952 का एक साइटेशन है जिसके चक्कर में लगातार चुनाव आयोग अपने आप को इम्यून करता रहा है। 1951 में तमिलनाडु में चुनाव हुए विधानसभा के, वह एक पुल्लू स्वामी नाम के व्यक्ति ने फॉर्म भरा, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो हाईकोर्ट चला गया, मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया कि एक बार चुनाव आयोग चुनाव के नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके बाद न्यायपालिका उसमें इंटरवेन नहीं कर सकती। तो ये आपका फॉर्म रिजेक्शन जो है ये नोटिफिकेशन के बाद का मामला है, इसलिए चुनाव होने तक हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे तब के 1952 में मिस्टर शास्त्री। उनके बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना
कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। उस डिसीजन को कल पलट दिया जस्टिस भूषण गवई के बेंच ने। उत्तराखंड का मामला था, एक पंचायत चुनाव में एक महिला का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और कुछ घंटों के बाद फिर रिजेक्ट हो गया। वो कांग्रेस समर्थित थी, सामने सीता देवी नाम की महिला थी, वो बीजेपी समर्थित थी। इसका फॉर्म रिजेक्ट होने से वो अनअपोज जीत के आ गई। उसने उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस दायर किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया कि इसका फॉर्म रिजेक्शन ये गैर कानूनी है, इसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। इस पर सीता देवी सुप्रीम कोर्ट गई 1952 के उस डिसीजन का आधार लेके कि जब चुनाव प्रोसेस शुरू हो गया तो फिर उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड बेंच इसमें कैसा ऑर्डर दे सकता है। लेकिन भूषण गवई ने उसको पलट दिया। भूषण गवई ने कहा नहीं, यह मिथ है आपका, चुनाव आयोग भी कानून के ऊपर नहीं। यदि चुनाव नोटिफिकेशन होने के बाद चुनाव आयोग धांधली करेगा तो न्यायपालिका न्याय देगी। और उन्होंने उत्तराखंड की उस जजमेंट को अपहेल्ड किया। इसका मतलब सीता देवी का चुनाव रद्द हो गया। तो कुल मिलाकर ये जो दो डिसीजन है, सरकार के एक तरफ सरकार के पास एक हथियार है ईडी का, जो सरकार लगातार विपक्ष के खिलाफ यूज करती है, उसकी धार निकाल दी। दूसरा, चुनाव आयोग के भरोसे जो खेल हो रहे थे उसमें अब इंटरवेन कर सकता है। कल चुनाव आयोग ने यदि मतदाता सूची फाइनल कर दी और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और उस मतदाता सूची में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आ गई, तो फिर ये आदेश भी हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय का कि आप 2003 के सूची के अनुसार ही चुनाव करवाएंगे। ये दो डिसीजन आ गए। तो कुल मिलाकर न्यायपालिका के ये दोनों डिसीजन कहीं ना कहीं सरकार के लिए, बहुत वर्तमान सरकार के लिए बहुत तकलीफ वाले, क्योंकि इनका खेल ही इन दो चीजों पे चल रहा था। तो सरकार पैचअप करना चाहती थी कहीं ना कभी अपने लेवल पे। हमेशा एक बैकरूम डोर ओपन होता है, जुडिशियल से गिव एंड टेक चलता है, तो वो नहीं हुआ। उसमें खोड़ा अटका दिया उपराष्ट्रपति जी ने खंड खोल के। दूसरा, वर्मा जी का जो महाभियोग था उसके लिए एक कमेटी बनाने वाले थे सरकार लोकसभा में, और वो कमेटी के पास महाभियोग जाता, वो क्लियर करती और फिर महाभियोग करके सरकार वर्मा जी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन सरकार वर्मा जी का मामला थोड़ा खींचना चाहती थी। उसका कारण है सरकार को यादव को बेल आउट करना था। तो सरकार, जब लोकसभा में ये प्रोसेस चली रहा था, इसके पहले धनखड़ साहब ने वो महाभियोग का नोटिस एक्सेप्ट करके सरकार के पूरे मंसूबे पे पानी फेर दिया। और यहीं पे जैसा ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वर्मा जी का, वहीं पे मीटर डाउन हुआ। राजनाथ सिंह जी के कमरे में कागज पे, ब्लैंक पेपर पे साइन किए गए। इसी बीच में खबरें ये भी है कि धनखड़ साहब भी जानते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है संबंधों में, तो धनखड़ जी ने कहीं ऊपर बात करके ये भी कहा कि भाई ऐसा नहीं है जो सोच रहे, मैं वैसा बुरा नहीं हूं। लेकिन फिर समय आ गया था। सरकार यदि निजात अब नहीं पाती तो सरकार पता नहीं और कहां मुसीबत में फंसती, क्योंकि ये विधानसभा, ये लोकसभा सेशन सरकार के लिए सबसे कठिन सेशन है। जी सबसे कठिन है जी। अब उपराष्ट्रपति नहीं भी रहे 6 महीने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं उपराष्ट्रपति देखते रहेंगे। जी अशोक भाई, ने एक और चीज मैं दर्शकों को और बता दूं, उन्होंने केवल वर्मा जी का एक्सेप्ट नहीं किया, उसी सांस में उन्होंने ये भी बताया कि जस्टिस शेखर यादव का भी मेरे पास सिग्नेचर वेरिफिकेशन पड़ा है, उसको तो नमक भी लगा दिया। तो वो एक शायद मुझे ऐसा लगता है नहीं। लेकिन एक चीज जरा मैं और पूछ लूं, कुछ लोग जब शुरू में आया तो ये भी अटकल की उनकी वजह से। अब एक चीज तो ये फैक्ट है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब एक समस्या तो है, क्योंकि आज की तारीख में एक नया उपराष्ट्रपति चाहिए।
बीजेपी के लिए ये समस्या है कि अवसर है, क्योंकि बहुत से अब बहुत नाम चल रहे हैं, जिसका नाम लीजिए उसी का नाम है। मतलब योगी जी, नीतीश कुमार, वसुंधरा राजे, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, जो नाम जिसको मन में आ रहा है उसको वो लोग स्मृति ईरानी भी कर दे रहे हैं कि भाई पुराना मामला है, दोस्ती है, उनको कहीं ना कहीं फिट कर। जितने जितने लोग तकलीफ वाले हैं और जितने, देखिए अब इन्होंने, देखिए एक बात तो समझ लीजिए आनंद जी, अभी कोई उपराष्ट्रपति रबर स्टैंप ही आएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा संभालता है, बड़ा सदन है, उस सदन में सरकार रोज मार खाए तो परसेप्शन बिगड़ता है। आपको क्या लगता है वसुंधरा राजे को लाएंगे तो वसुंधरा जी क्या करेगी? नीतीश को लाएंगे तो नीतीश तो डिजास्टरस हो जाएंगे। ऐसे में वो कोई अपना हार्ड कोर लॉयल ऐसा उठा के लाएंगे एक आधा आदमी। हो सकता है कर्नाटक के राज्यपाल जो है उनकी लॉटरी लग जाए, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग पे भी है और वो लगातार हिज मास्टर्स वॉइस बने हुए हैं। जब मोदी जी पहली बार कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने गोवा में, और जब उम्मीदवार घोषित हो गए प्रधानमंत्री पद के, उसी पूरे समय वही सज्जन सेक्रेटरी इंचार्ज थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, और उन्हीं के सिग्नेचर से ये सारे काम होते रहे जी। तो एक ऐसा रबर स्टैम्प चाहिए जो जो चाहे सरकार कहे पूर्व दिशा इधर है तो पश्चिम को भी पूर्व कहे। इसी तरतब में उन्होंने जगदीप धनखड़ जी को लाया था, लेकिन जगदीप धनखड़ जी का लॉयर होना, उनका लीगल में अपना इंटरेस्ट होना और अपने पर्सनल स्कोर उन्होंने उस पोजीशन पे बैठ के सेटल करने का प्रयास करना, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होगी जी। अशोक भाई, उस पे एक आदमी और है जिससे वो है, वो आरिफ मोहम्मद खान, मुस्लिम भी हैं और बहुत ही वो भी एक अच्छे इनको सूट करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और आपसे अशोक भाई एक छोटी टिप्पणी ले लूं। बहुत से लोगों का एक जनरल है कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, चलेगा, अच्छा हुआ। मेरे हिसाब से धनखड़ जी के जाने के बाद अब राज्यसभा का कंट्रोल हरवंश जी के हाथ में। हरवंश जी इतनी मीठी छुरी है, उन्होंने किसान बिल को किस तरह से पास कराया था देश याद है। कहा हरवंश सिंह जी पत्रकारिता में थे पहले, वो पत्रकारिता का काला अध्याय है, वो पत्रकारिता काला अध्याय है। हमें पता ही नहीं था कि हम लोग सब, तब हम बताते कि हम इंदौर में थे तब, और इंदौर घराना है पत्रकारिता का, और नई दुनिया एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था पत्रकारिता का। वैसा ही इंस्टीट्यूट बिहार में था जिसके मुखिया हरवंश थे। लेकिन एक बात आनंद जी समझ में नहीं आता, आप तो पॉलिटिक्स से पत्रकारिता में आए हैं, ये पत्रकारिता के जो लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं वो इतने निचले स्तर पे कैसे उतरते हैं? कई लोग हैं, एक दो यदि आप अपवाद छोड़े तो ज्यादातर पत्रकार ऐसी है। एमजे अकबर को भी देख लो आप, एमजे अकबर एक इंस्टीट्यूशन भाई, एक इंस्टीट्यूशन, इस देश का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गई क्या। राजू शुक्ला, हालांकि राजू शुक्ला कभी पत्रकार रहे नहीं थे, वो तब भी वही करते थे और आज भी वही कर रहे हैं। तो एक्चुअली उनके वर्क प्रोफाइल को सही जगह मिली है, ये मैं कहूं। लेकिन अशोक भाई जी, मैं इसी में नहीं क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से टिप्पणी, मेरा अपना आकलन यह है कि ये जो कुछ भी अभी हुआ उसका डायरेक्ट एक इफेक्ट बिहार इलेक्शन पे है, क्योंकि आज मोदी जी थोड़े कमजोर, वीक विकेट पे आ गए हैं, बैकफुट पे हैं, और उसका डायरेक्ट फायदा अगर नीतीश कुमार और जेडीयू को हो रहा है, क्योंकि वो जो 115 को कम करके 80 करना चाह रहे थे वो अब उतना आसान नहीं होगा उनको। अब वो जैसे था ना कि अब तो हमारा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो सारी बातें अब थोड़ा रोकेंगे और शायद जेडीयू के लिए थोड़ा सांस लेने का बेहतर मौका मिल गया, ऐसा मुझे बिहार सभी के लिए। देखिए आपने ओपनिंग में कहा था कि उपराष्ट्रपति ने क्या रायता फैलाया, अब प्रॉब्लम हो गया उन्होंने फैलाया रायता, उसको समेटने गई बीजेपी, वो रायता और फैल गया समेटने के बजाय। अब ये जवाब नहीं दे पा रहे कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा क्यों हो गया। आपने कहा 4:30 बजे तक, साहब 7:30 बजे उसने जयराम रमेश से बात की,
और पूरा विपक्ष को शॉक जरूर लगा, लेकिन कोई दुखी नहीं हुआ, क्योंकि इस उपराष्ट्रपति ने, जब उपराष्ट्रपतियों का इतिहास लिखा जाएगा तो धनखड़ साहब का जो वो समय है वो काले पन्ने पे लिखा जाएगा। उन्होंने उस पद की गरिमा को बहुत निम्न स्तर पे ले गए, राज्यसभा के सभापति पद को बहुत निम्न स्तर पे ले गए। पूरा विपक्ष मतलब विपक्ष को शॉक लगा, लेकिन दुखी कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने विपक्ष के साथ कभी कोई दया नहीं दिखाई, विपक्ष को रगड़ दिया, कई परंपराएं तोड़ी, नई परंपराएं गाढ़ी। सिर्फ विपक्ष में एक आदमी है जिसको मैं बीजेपी का स्लीपर सेल कहता हूं, जयराम रमेश। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भाई ये बहुत गलत हुआ है और इन्होंने बहुत देश के लिए काम किया। अब क्या काम किया, इस पे किताब अपेक्षा रखता हूं मैं कि जयराम रमेश एक किताब लिखे, पढ़े लिखे इंसान है, और इनके कंट्रीब्यूशन पे कि इन्होंने कितना विपक्ष को मदद की सदन में, इस पे एक किताब अपेक्षित है मेरी जयराम रमेश की। जी, कि जयराम रमेश के पास बीजेपी से ट्वीट आया और उन्होंने बस अपने नाम से चढ़ा दिया, ये पता नहीं। जी अशोक भाई, एक दो चीजें इसलिए हैं क्योंकि आप वहां पे मतलब वहां की पॉलिटिक्स को आप ठीक से अपने हाथ के, जिसको कहते हैं ना, लाइक अ बैक ऑफ योर हैंड, मध्य प्रदेश, और आपको एक एडवांटेज है महाराष्ट्र की भी। एक चीज मैं थोड़ा अभी भी ताज्जुब में हूं कि 2006 का जो बॉम्बे का ट्रेन ब्लास्ट वाला था, उसमें जितने लोगों को सजा हुई, आज 18-19 साल बाद अगर हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सारों को छोड़ दिया है और कहा है कि जिस तरह का प्रोसिक्यूशन ने किया है बिल्कुल हंसी खेल है। मतलब मैं दूसरे ढंग से, ठीक है वो ट्रायल, लेकिन 19 साल तक लोग जेल में रह रहे हैं, और अगर थोड़ी देर मान लें कि जो भी है, ये मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब सी चीज हो रही है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। उसमें दो बातें हैं सर। न्यायालय ने अपने निर्णय में ये टिप्पणी करते हुए कहा कि लैक ऑफ प्रॉपर एविडेंस, साक्ष्य, पर्याप्त साक्ष्य नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि डिस्पेरेंसी इन दी प्रोसिक्यूशन। हाँ, प्रोसिक्यूशन जो है, जो सरकारी पक्ष, जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था, उनमें आपस में तालमेल ही नहीं है बातों का। इतना बड़ा कांड हो गया, एक 14 मिनट के बीच में 6 ब्लास्ट हुए, 9 लोग मरे, 700 से ज्यादा घायल हुए। और मैं आनंद जी कुछ परिवारों को जानता हूं, मेरे जानकार परिवार है, कुछ रिलेटिव्स है मेरे, जिस परिवार के लोग इस हादसे में जख्मी हुए। परमानेंट डिसेबिलिटी है कई लोगों को, परमानेंट डिसेबिलिटी। उनके साथ न्याय क्या हुआ, सवाल ये है। आपने मौका कोर्ट में तो उनको सजा दिलवाई, 5 को फांसी हो गई, 7 को आजीवन कारावास हो गया। फिर ये मामला ऊपर आया न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। न्यायालय ने कल उनको कहा कि छोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है 19 साल तक वो लोग जेल में हैं। यदि आज मैं हाईकोर्ट के डिसीजन को भी इसी लेवल पे मानूं तो 19 साल तक किसी को जमानत ना हो और वो निरपराध होते हुए 19 साल जेल में सड़ा रहे, जिंदगी परिवार उजड़ गए हैं। 2 भाई हैं अंदर जिनको आजीवन कारावास हुआ था, जो छूट गए। उसके पिता, जिस दिन 2015 में डिसीजन आया उसी दिन डेथ हो गई उनकी, हार्ट अटैक से, और 1-2 महीने के बाद मदर की डेथ हो गई। दोनों के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए बच्चे। आज जब वो छूटेंगे तो आज उनके लिए क्या है भविष्य। न्यायपालिका को थोड़ा अपने आप में झांक के देखना होगा। दूसरी तरफ आसाराम बापू, डेरा सच्चा सौदा, इन लोगों को सजा हुई है, सर्वोच्च न्यायालय से हुई है, मतलब कोई अपील का जगह नहीं अभी जी। बलात्कार और हत्या के घिनौने आरोप में सजाएं हुई है, उनको पेरोल मिलता है।
किसी को हेल्थ के नाम से, और डेरा सत्ता सौदा तो चुनावी पेरोल होता है। चुनावी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लोकल बॉडीज का चुनाव पेरोल, विधानसभा पेरोल, लोकसभा पेरोल, मंडी चुनाव पेरोल, कोऑपरेटिव चुनाव पेरोल। वो आदमी जेल में तो रहता ही नहीं है। कि ये न्यायपालिका के दोहरे मापदंड है, और यदि ये लोग छूट गए तो फिर असली हत्यारे कौन? सवाल ये है, क्या लोगों के प्रेशर के चलते जो विस्फोट हुए, तब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, आर पाटिल गृह मंत्री थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, क्या इतना जनता का प्रेशर था कि प्रेशर को रिलीज करने के लिए या लोगों का गुस्सा कम करने के लिए आपने 350 लोग 36 घंटे में उठाए? 350 लोग उठाए थे 36 घंटे के अंदर, और उसमें से 12 लोगों को सजा हुई। ये दोनों तरफ है। तो फिर किसने किया ये कांड? मुंबई पुलिस कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड की बराबरी करती। कहां है मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की बराबरी करने वाली? मुंबई पुलिस तो वसूली पुलिस के नाम से जाने जाने लगी अभी। सरकारी पक्ष इतना कमजोर कैसा रहा है भाई? बाकी जगह तो उज्जवल निगम को भेजते हो, यहां भी उज्जवल निगम को भेजते, उसको राज्यसभा भेज दिया आपने, उसका उपयोग करते, या सरकार ही इनको छुड़वाना चाहती है? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब भविष्य के घर में दड़े हुए। ठीक बात, ठीक बात। दोनों तरफ से यदि ये निर्दोष साबित हो गए सर्वोच्च न्यायालय में, तो इनकी जीवन की कीमत कौन देगा? यदि ये निर्दोष साबित हो गए तो एसटीएफ के जितने भी लोग, एसआईटी के जितने भी लोग थे, इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए और उनको आजीवन कारावास मिलना चाहिए। और यदि ये सजा हो गई तो फिर नथिंग लाइक दैट। अशोक भाई, मतलब मुझे एक हरदम एक अफसोस रहेगा कि इस देश में महाराष्ट्र पुलिस का एक ऐसा जाबाज आदमी हेमंत करकरे को जिस तरह से इस रिजीम ने ट्रीट किया है ना, अगर कोई न्याय होता है ईश्वरीय न्याय, तो वो कहीं ना कहीं वो होगा। क्योंकि आप हेमंत करकरे को अगर डिफेम कर रहे हो, जिस हेमंत करकरे को आए दिन ये कोसते थे, मरने के बाद भी कोसते रहे, किस लिए? कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा और इनको सब अरेस्ट किया था बम ब्लास्ट में। हेमंत करकरे नहीं रहे, उनको कोसने वाले लोगों की सत्ता है केंद्र में, और केंद्र सरकार अब प्रज्ञा के लिए फांसी मांग रही है। तो क्या हेमंत करकरे के कोसने वाले सारे सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? क्या हर जगह हिंसा में भी आप धर्म ढूंढते हो और राजनीति ढूंढते हो? जी, जी। अब एनआईए क्यों मांग रही है? एनआईए क्यों मांग रही है फांसी की सजा प्रज्ञा को कोर्ट में? ये सवाल है। जी अशोक भाई, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस सारे, देखिए इतने मेरे हिसाब से इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा था वो धनखड़ जी के रायते में, उसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बात कर पाए। लेकिन बिहार का जो चुनाव मतदाता सूची है, वो मेरे ख्याल में अगर जैसा बीजेपी चाहती है, और अभी आ गया फिगर 52.5 लाख लोगों के तो नाम उसमें से गायब हैं, वो जैसा चाहती वैसा कर लेगा, तो फिर हमारी आपकी इस बात का भी कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। हम सब लोग क्या बात करेंगे? क्योंकि फिर तो अभी भी कुछ उम्मीद है वहां पे कि मामला पूरी तरह से, मुझे लगता है कि 28 तारीख की हियरिंग है, देखो क्या होता है। और यदि आनंद जी एसआईआर वाली लिस्ट अप्रूव होती है और इसी पे चुनाव होते हैं, तो फिर एक भूल जाइए, बिहार चुनाव के बाद मीटर डाउन होगा, हम चाइना मॉडल पे शिफ्ट हो गए, ये समझ लीजिए। हर राज्य में एसआईआर होगा, हर राज्य में विरोधी पार्टियों के सारे मतदाता निकाले जाएंगे, सत्ता पक्ष क्लीन स्वीप करेगा, और आने वाले समय में इस देश में वन पार्टी रूल रहे, वन पार्टी रूल, जी, चाइना जैसा। जी, जी। अशोक भाई, एक अंतिम प्रश्न चलते चलते, क्योंकि चाइना मॉडल से होते हुए हमारा जो
अंतिम लक्ष्य है इस देश में, इस पार्टी का, आरएसएस और बीजेपी का, वो नॉर्थ कोरिया है। मुझे लगता है चाइना के साथ करते करते अंतिम लक्ष्य नहीं होता है कि नहीं वहां नहीं पहुंचना है। नहीं, आपको पहले चाइना पहुंचना पड़ेगा। जी जी चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया, ऑटोमेटिक अगला स्टेप नॉर्थ कोरिया ही होगा। होगा। 5 साल के लिए यदि चाइना बन गया तो 6वें साल में नॉर्थ कोरिया दिखेगा आपको। दिखेगा जी। अशोक भाई, एक अंतिम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो अभी ऐसा हुआ है, अभी उसका जी। उदाहरण हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा विद इन फ्यू मिनट्स होता है। नॉर्थ कोरिया के मॉडल पे जाने के बाद इस्तीफा नहीं होगा, सर पे कोई गोली मार देगा धड़ करके सामने आके। हाँ। जो प्रधानमंत्री होंगे वही गोली मार देगा, मतलब जो मुखिया होगा तो 2 घंटे वही में ट्रायल बुलाएगा। हो जाएगा। हाँ, ट्रायल 2 घंटे होगा। में ट्रायल, पहले गोली मार दिया जाएगा, बोलेगा ट्रायल हो गया इन पे। जी जी जी। मैं एक अंतिम चीज, क्योंकि उसके बारे में बड़ी वो आ रही थी, लेकिन मुझे बार बार लगता है कि ये कुछ नेचर भी अपना काम करता है। इंडिया गठबंधन के बारे में आ रहा था, खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये भाग गए, लेकिन फिर उसको एनर्जी ड्रिंक मिलती है, बूस्ट नहीं, जैसे वो बूस्ट नहीं होता है एक ड्रिंक, मैंने क्या वो कहा बूस्ट हुआ। साहब, सारे लोगों ने धन्यवाद देना चाहिए इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों ने, चुनाव आयोग का। एसआईआर के चलते सब इकट्ठा हो गए। जी जी जी। और ताजुब लगता है मुझे ये पामेरियन मीडिया का। अरे भाई, गुजरात मतलब लोकसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी ने बोल दिया था कि हम अलग हो जाएं। गुजरात में वो अलग चुनाव लड़े, बिहार में सभी सीटों पे लड़ने का उन्होंने ऐलान किया, और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कही कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तो उसमें हेडलाइन क्या चली, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर, इंडिया गठबंधन बिखर गया। जो 24 दल इकट्ठा बैठे थे उनका कोई जिक्र नहीं। जो आम आदमी पार्टी पहले, मैंने तो ये कहा कि सपोज आम आदमी पार्टी नहीं निकलती तो हेडलाइन क्या होती, इंडिया गठबंधन बिखर गया, बीजेपी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं गई। कोई पूछने वाला नहीं कि बीजेपी क्यों जाएगी जब वो गठबंधन का हिस्सा नहीं। जी। क्योंकि आपको बिखराव देना है तो जो मन गढ़ंत आए वो बता देना है। जी। नहीं अशोक भाई, जूतम पैजार बीजेपी में हो रही, कोई नहीं बात कर रहा। बिहार में एक दूसरे का कब सिर तोड़ देंगे नहीं मालूम। ये बिहार में ये जो धनखड़ का हुआ, आरएसएस इनको वो कर रही, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, वहां सब चंगा सी, मतलब इंडिया गठबंधन में बड़ा झगड़ा है, लेकिन यहाँ सब मामला हुआ। हर राज्य में झगड़ा है। कर्नाटक में बीजेपी में झगड़ा है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी में झगड़ा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी में झगड़ा है, बंगाल में बीजेपी में झगड़ा है। कौन सा ऐसा राज्य नहीं जहां बीजेपी में झगड़े नहीं है? हिमाचल में झगड़ा है। नहीं, आपके महाराष्ट्र में जो सबसे बड़े, महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े दो लीडर हैं, वो एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ नहीं। बिल्कुल। जी, चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।